हेलो स्टूडेंट, शारदा इंस्टीट्यूट तो सब फिर से आपके लिए मोस्ट वीडियो। आज का जो हमारा वो है हिंदी क्लास 10th के लिए। ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और एग्जाम में इनसे काफी हेल्प। जिन बच्चों ने जिन स्टूडेंट्स ऑन डिमांड के एग्जाम के लिए अप्लाई किया है तो उसमें भी इन्हें काफी हेल्प लिया उनसे, उन स्टूडेंट काफी हेल्प। और अक्टूबर जिन स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए फीस हम है उनके लिए भी एक खास वीडियो है, तो वो स्टूडेंट कॉपी रजिस्टर में कर ले और इसको रिवाइज काफी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए देर में करते हुए हम इसको डिस्कस करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हमें काफी हमारे ये हमारे ऑप्शनल आंसर हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो नंबर फर्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प छांटकर अपने उत्तर की। चलिए का देखते हैं इसका। रहीम के अनुसार कोयल किस ऋतु में मोर साध लेती है? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 ग्रीष्म, नंबर 2 वसंत, नंबर 3 शरद और 4 वर्षा। तो सही उत्तर है वर्षा। वर्षा ऋतु में कोयल और साध लेती है। देखते हैं, चंद्र गहना लौटती बेर कविता में देह की पतली कमर की लचली कौन है? नंबर 1 लड़की, नंबर 2 सरसों, नंबर 3 अलसी, नंबर 4 मछली है अलसी। कवि ने गाने का अनुरोध सूर्य, पवन और पक्षी से किया है क्योंकि वे पर एक सुंदर है, नंबर 2 क्रियाशील है, नंबर 3 प्रगतिशील है और 4 अनु। का सही जवाब है क्रियाशील है। देखते हैं पूरी पृथ्वी का दुख कविता में पेड़ों के चारों हजार हाथ से हिलाने से क्या अभिप्राय है? नंबर 1 रक्षा की गुहार लगाना, नंबर 2 खुशी से मुकना, तूफान से कांपना, नंबर 4 हवा से हिलना। सही उत्तर है रक्षा की गुहार लगाना। ऑप्शन देखते हैं, इसे जगाओ कविता में इसे कहा गया है। ऑप्शन देखते हैं, जो घबराकर भागता है, नंबर 2 जो तेज रफ्तार से चलते, जो अवसर को नहीं चूकता, जो क्षण भर को सजग रहता है। ऑप्शन 4 जो क्षण भर को सजग रहता है। इसका सही उत्तर है जो क्षण भर को ये सही। क्वेश्चन नंबर करते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 15 से 20 शब्दों में लिखिए। और पहले देखते हैं, उनको प्रणाम कविता का मूल भाव। उत्तर है, उनको प्रणाम कविता का मूल भाव यह है कि हमें उनको भी प्रणाम करना चाहिए जो अपने लक्ष्यों की पूर्ति के प्रयत्न करते हैं परंतु संसाधनों की कमी के कारण लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते। अमर पनघट में उबो रही तारा घट सनागरी। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उत्तर है अलंकार का प्रयोग किया गया है। गुरु कुमार किस कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े को खोट। लोहे की इस पंक्ति के आधार पर शिष्य के आदर्श रूप कर देते हैं। गुरु और शिष्य का आदर्श रूप यह है कि इस प्रकार एक कुम्हार अपने घड़े को ऊपर से मार मार कर हल्के हाथ से चिपना कहते हैं, फिर उसे सुंदर और दोष रहित बना देता है। इस प्रकार गुरु भी भीतर अपने शिष्य को स्नेह करता है और बाहर से कठोरता पूर्वक व्यवहार करता है और उसे एक बेहतर इंसान बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विविध फूलों की एक माला
आहान कविता की इस पंक्ति से कवि का क्या तात्पर्य? देखो तो सुनो कि एक माला इस पंक्ति से कवि का यह तात्पर्य है कि जिस प्रकार अलग अलग फूलों को मिलाकर एक सुंदर माला बनाई जाती है, इसी प्रकार भारतवासी एक के सूत्र में, एकता के सूत्र में बंधकर हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। ये हमें हमेशा एक एकजुट कर रहना चाहिए, एकजुट कर रहना चाहिए, हर किसी के साथ अच्छाई का व्यवहार करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र गहना से लौटती खैर कविता में कवि ने तने को गुलाबी मुरेठा बांध बैठा हुआ क्यों कहा गया है? उत्तर है, चंद्र गहना से लौटती खैर कविता में कवि ने चने को गुलाबी मुरेठा बांधे हुए इसलिए कहा है क्योंकि चने का पौधा अभी छोटा है और उसके पौधे में गुलाबी रंग के फूल आ गए हैं। कवि ने चने का मानदंड करके उसे एक सजे हुए दूल्हे के रूप में आया है। उसने अपने सिर पर पगड़ी पहनी हुई है। इसका जो है आप सभी स्टूडेंट्स कर लें, एग्जाम में इस तरीके का पूरा पैटर्न आया है और इस तरीके से ही एग्जाम आप इसको अच्छे से देख लें, रिवाइज कर लें और अच्छे से इसको तैयार कर लें। एग्जाम में इस तरीके का पैटर्न क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पूरी पृथ्वी का दुख कविता के आधार पर प्रकृति के प्रति मनुष्य के किन्हीं दो कर्तव्यों का देखिए। मनुष्य को अपने जीवन की सरलता के लिए आसपास के प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मनुष्य को अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए जिससे कि हमारी पृथ्वी का वातावरण स्वच्छ बना रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित का अभ्यास किस पाठ से लिया गया है? इसके कवि के नाम का उल्लेख करते हुए अभ्यास का काव्य सुंदर स्पष्ट कीजिए। जो लोग पीछे थे तुम्हारे पढ़ गए हैं, पढ़ रहे हैं, पीछे पढ़े तुम वैद की सर घूस ना मर रहे हैं। पर कर्म तेल बिना कभी विधि दीप चल सकता नहीं। वैद क्या सांचे बिना आप चल सकता नहीं। तब काव्य सौंदर्य भाव सौंदर्य। कवि ने इन पंक्तियों में हताश और निराश बैठे लोगों को कर्म करने पर बल दिया है। वह कहता है जो लोग तुमसे पीछे थे वह आगे बढ़ गए और आगे बढ़ रहे हैं। पश्चिमी देश के लोगों के बारे में है और हम बिना कर्म परिश्रम के आगे बढ़ने की सोच रहे हैं और सफलता न मिलने पर सारा दोष अपने भाग्य को दे देते हैं। निर्धारण देता है कि कर्म रूपी तेल बिना दीपक रूपी भाग्य जल सकता नहीं। जिस प्रकार तेल के बिना दीपक नहीं जल सकता, उसी प्रकार कर्म के बिना भाग्य नहीं जल सकता। हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, हमें उसका फल अवश्य मिले। और कहते हैं कठोर परिश्रम का फल हमेशा। देखिए दूसरा, कांचे के बिना मूर्ति तैयार नहीं हो सकती है, उसी से बनाने में काफी समय और मेहनत लगती है। इसी प्रकार कर्म के बिना सफलता नहीं मिलती है। हमें कर्म करके शिल्प सौंदर्य का कविता आहान कवि मैथिली शरणगुप्त। कर्म तेल बिना कवि विधि कर सकता नहीं। इस पंक्ति में रूपक अलंकार का प्रयोग बड़े अच्छे और सुंदर ढंग से कवि ने किया है। शैली आहान शाह। अथवा में देखिए, सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह आप किस दरदर होती है नदियां। इस घाट अपने कपड़े और अवेसी होते। सोचा है कभी कि उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा बन, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ्य।
उत्तर देखते हैं, काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य। इस पंक्ति में कवित्री ने नदी के प्रदूषण को प्रकट किया है। वह कहती है, जैसे एक दुखी मनुष्य अकेले में खिसक खिसक कर रोता है, उसी प्रकार एक गंदी नदी भी अंधेरे में मुंह ढांप के रोती है। यह कवित्री ने मानविक अलंकार का प्रयोग किया है। यह नदी के दो किनारों बात हो रही है। एक किनारे पर पार्थी व्यक्ति अपने पशु को नदी में नहला रहा है, अपने गंदे कपड़े धो रहा है, और दूसरे किनारे पर एक ऐसा पानी पी रहा है और एक इस देवता को जल चढ़ा रही है। और पानी पीने के लिए इन्हें साफ और स्वच्छ जल की आवश्यकता या जरूरत होगी। देवता को भला कोई गंदा जल कैसे चढ़ा सकता है? उन्हें पवित्र जल चढ़ाना चाहता है या पवित्र जल चढ़ाना चाहिए। यह हमें अपने फायदे के लिए प्राकृतिक संसाधनों का नहीं करना चाहिए। शिल्प सौंदर्य कविता गुड़ीपत्री का दुख, कवित्री निर्मला। अलंकार, मानविक अलंकार का प्रयोग किया गया है। भावों के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली, कविता की शैली तो शैली है, और ये क्वेश्चंस काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट भी हुए हैं। आप सभी स्टूडेंट से मैं कहना चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी इसको रिवाइज करना शुरू कर दें, क्योंकि ऑन डिमांड के एग्जाम जो डेट है वो आ चुकी है। जल्दी से जल्दी वो है। और एक बात और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सभी स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि आपकी जो राइटिंग है वो नीट एंड क्लीन हो, साफ साफ लिखें, सुंदर सुंदर लिखें, कि एग्जामर को आपके जो आंसर शीट चेक करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात मैं कहना चाहूंगा अपने स्टूडेंट से, आपके क्वेश्चंस में जो टॉपिक्स है उनको हमेशा ब्लैक पेन से लिखें और अंडरलाइन कर दें, और बाकी का जो आपको एक्सप्लेन करना है वो आपको ब्लू पेन से। बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप सभी स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं तीन के उत्तर लगभग 25-25 शब्दों में कीजिए। कहा देखते हैं, कबीर के अनुसार हमें अपने आप को निर्मल बनाने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? कबीर के अनुसार हमें अपने स्वभाव को निर्मल बनाने के लिए निंदा करने वाले लोगों के साथ रहना चाहिए, ताकि वह हमारी गलतियों और बुराइयों को बता सके, कि हमारा व्यवहार स्वच्छ और निर्मल। देखते हैं, क्या आजादी का संबंध कर्म? यदि हाँ तो कैसे? आजादी कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, आजादी का संबंध कर्म से उसी प्रकार है जिस प्रकार एक किसान कड़ी मेहनत करके धूप, बारिश और सर्दी सहन करने के बाद खेत में फसल फैलाती है, तो उस फसल को काटने का अधिकार केवल किसान को, साथ रोटी भी उसी को मिलनी चाहिए जो मेहनत करता है। अर्थात कर्म ही आजादी है। तो परिश्रमिक का उचित फल प्राप्त करना चाहते हैं, और पारिश्रमिक का उचित फल प्राप्त करना ही आजादी। देखते हैं, चंद्र गहना से लौटती बैर कविता के आधार पर बताइए कि सरसों को हो गई सबसे सयानी, क्या क्यों कहा गया है? चंद्र गहना से लौटती बैर कविता में कवि ने सरसों को सयानी इसलिए कहा गया क्योंकि वह समझदार और चतुर हो गई है। अर्थात सरसों पूरी तरह से पक चुकी है, उसमें पीले फूल आ चुके हैं, इसको सयानी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उनको प्रणाम कविता में कवि ने किन लोगों के प्रति आदर का भाव प्रकट किया है? उनको प्रणाम कवि ने, तब देखते चलिए, उनको प्रणाम कविता में कवि ने उन लोगों के प्रति आदर भाव प्रकट किया है जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत तो करते हैं, किंतु किसी कारणवश वह
अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। निम्नलिखित प्रश्न का लगभग 50 शब्दों में चंद्र गहना से लौटती दर कविता के आधार पर बताइए कि बगुला समाज के किस वर्ग का प्रतीक है। क्या आज के समाज में यह धर्म प्रासंगिक है? चलिए इसका उत्तर करते हैं। बगुला समाज के ढोंगी लोगों का प्रतीक, जो दिखावा तो कुछ करते हैं और अंदर से छल कपट का हुआ है। उदाहरण आज भी समाज में महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज में आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जो दिखावा करते हैं अच्छे होने का, किंतु उनके मन में कपट भरा होता है। जैसे बगुला निंद्र की मुद्रा में तालाब में खड़ा रहता है और मछली देखते ही अपना रंग बदल देता है, और मछली देखते ही अपना रंग बदल देता है, झट से उस मछली को निगल लेता है। ऐसे ही लोग समाज में भी। इसी में अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, तो आपके क्वेश्चन भी इस तरीके की आएंगे। कुछ क्वेश्चन ऑप्शनल होंगे कि आप में से उनमें से कोई एक करना है। आप में से कोई एक क्वेश्चन करना है, तो कोशिश करेंगे आप सभी क्वेश्चनों को इसमें से रीड आउट करें। चलिए देखते हैं। इसे जगाओ कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि समय सहज रहने का क्या महत्व है और ऐसा ना करने से क्या परिणाम होंगे। का उत्तर देखते हैं। मनुष्य यदि वक्त रहते कर्तव्य और अपने लक्ष्यों को पहचान ले, उन्हें निश्चित कर ले और उसे पाने के प्रयास आरंभ कर देता है, तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। वक्त पर जागना अर्थात वक्त रहते संभलना भी है, और अगर वक्त रहते हम सहज नहीं होते तो हमारे साथ के लोग तरक्की करने लगे और हम पीछे छूट जाएंगे। फिर उनकी बराबरी करने में हमें डर लगेगा, फिर क्रोध आएगा, मानसिक तनाव होगा और हम उससे खुद लड़ते रह जाएंगे और जीवन में असफल ही रह जाएंगे। ये हमें हमेशा प्रयत्न करते रहने चाहिए और मेहनत करते रहने चाहिए, सफलता हमें अवश्य मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प छांटकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ऑप्शन एक देखते हैं। लेखिका ने खिड़की की जाली का एक कोना खोल दिया है ताकि, ऑप्शन देखते हैं, बाहर की गिलहरियां अंदर आ सके, पर दो, बाहर से ठंडी हवा आ सके, नंबर सी, तो तीसरा है गिल्लू आजादी से आ जा सके, और इसका चौथा जो डी ऑप्शन है, स्वयं जूही की गंध कमरे में आ सके। सही उत्तर है गिल्लू आजादी से आ जा सके। सेकंड देखते हैं। एवरेस्ट अभियान दल में विचेंद्री पाल के साथ निम्न में से कौन था? में ऑप्शन दिए गए हैं। ए तेंजिंग, बी हंसादेही, सी कुंके काबी और डी अंग दौरजी। उत्तर है अंग दौरजी उनके साथ थे। अब देखते हैं। फोटो के नीचे छपी सूचना को अखबार की भाषा में क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं। ए एंट्रो, नंबर बी सब हेडिंग, सी कैप्शंस और डी समाचार। का सही ऑप्शन है कैप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। पढ़े कैसे पाठ के अनुसार अलसी पढ़ना कहलाता है। सामग्री में दिए गए ये देखते हैं। शब्दों को समझना, डी अक्षरों को पहचानना, सी वाक्यांशों पढ़ना, डी दिए गए विचारों को समझना। तो इसका सही उत्तर है शब्दों को समझना।
क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्योंकि राजकुमार कहानी में नगर के लोग राजकुमार की प्रतिभा की तारीफ करते हैं, क्योंकि एक उसकी प्रतिमा में बहुमूल्य वस्तुएं लगी हैं कि जब वह जीवित था तो लोगों की सहायता करता था। मूर्ति बनाने पर राजकुमार का आत्मविस्तार हो गया था। प्रतिमा में विश्व भर से या विश्व के कलाकारों की प्रतिमा लगी है। क्या सही उत्तर है? उसकी प्रतिमा में बहुमूल्य वस्तुएं लगी हैं। क्वेश्चन नंबर है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ के अनुसार आजादी की कुछ झड़ गई क्योंकि वह, ऑप्शन देखते हैं, ए कम उपयोगी थी, बी असुविधाजनक थी, सी पश्चा की कहानी थी, डी अनुपयोगी थी। तो इसका सही उत्तर है अनुपयोगी थी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 15 से 20 शब्दों में दीजिए। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। शतरंज के खिलाड़ी कहानी में मीर नामक पात्र का एक चारित्रिक दोष लिखिए। मीर साहब को भी मिर्जा की तरह शतरंज खेलने और पान के से ही प्यार था। मीर साहब को भी मिर्जा की तरह शतरंज खेलने और पान हुक्के से ही प्यार है। परिवार, समाज, देश उनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। वे पूर्ण रूप से विलासी है। शतरंज ही तल के कारण उनका स्वाभिमान नष्ट हो चुका है। मिर्जा की पत्नी मीर को पसंद नहीं करती है, किंतु फिर भी वे मिर्जा के घर जाना, वे मिर्जा उनकी पत्नी को देखकर दबाकर रखने की सलाह देते हैं। मीर साहब डरपोक एवं कायर हैं। सेकंड देखते हैं। बहादुर घर में फिक्री की तरह नाश्ता रहता है। तो छोटे बच्चों का खिलौना होता है जो फिरकी हाथ से घुमाते हैं, तो वो फिरकी होता है। उस तरीके से इसका बताया गया है कि बहादुर घर में फिरकी की तरह नाश्ता था। का क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, बहादुर घर में फिक्री की तरह नाश्ता रहता है। तो देखते हैं, बहादुर घर में फिक्री की तरह नाश्ता रहता का आशय है कि वह घर के हर छोटे बड़े काम के लिए यहाँ वहां दौड़ता रहता था, चारों ओर फिक्री की तरह रहता था। तथा देखते हैं, लेखिका ने गिल्लू नामक पाठ में आरंभ से ही कौन जूही पीली कली को क्यों याद किया है? तो उत्तर है, कौन जूही की पीली कली को इसलिए याद किया है क्योंकि वह स्थान गिल्लू से जुड़ा हुआ था। लेखिका को पहली बार गिल्लू उसी स्थान पर हल अवस्था में मिला था। क्वेश्चन फोर्थ करते हैं। चीखते तड़पते रोगी को मदर मार्गेट कुछ नहीं कहकर क्या समझाना चाहती थी? उत्तर देते हैं, चीखते तड़पते रोगी को मदर मार्गेट कुछ नहीं कहकर यह समझाना चाहती थी कि अभी कष्ट है, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा और थोड़े दिनों में बिल्कुल खत्म हो जाएगा। दुख या कष्ट अगर आया तो थोड़ा हो तो सहन करना ही पड़ेगा। दुख तो आते जाते रहेंगे। हमें कष्ट के कारण निराश नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक आशय और भी है, आज सब कुछ है, कल थोड़ा कम है, कम हो जाएगा और फिर सब कुछ समाप्त हो जाएगा। यह जीवन की नियति है। फिर छोटे मोटे कष्टों से क्यों घबराना, हंसकर उनका सामना करना चाहिए। और कहते हैं ना, जो लोग मुसीबत और कष्टों में होते हैं काफी साहसी होते हैं। मैं भी ऐसे ही साहस दिखाना है, मुसीबतों और कष्टों से घबराना नहीं है, साहस का सामना करना है और उन कष्टों को दूर करने का उपाय ढूंढना है। इस तरीके से तो इन मुसीबतों को दूर किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पर फिफ्थ है। इसी का एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला विशेषताएं बताइए। उत्तर बचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी। उसका जन्म 14 मई 1954 को हुआ था। वह स्वतंत्र, निर्भीक और साहसी महिला थी। वह वर्ष 1984 में माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी। वह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किया गया था। उन्होंने पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते। नेक्स्ट देखते हैं 6 क्वेश्चन। अखबारों में समाचार के साथ प्रकाशित होने वाली फोटो को क्या कहते हैं या उसका क्या महत्व है? उत्तर है अखबारों में समाचार के साथ प्रकाशित होने वाली फोटो का बड़ा महत्व है, क्योंकि फोटो अखबार पढ़ने की जिज्ञासा को बढ़ा देती है और फोटो घटना वाले स्थान से संबंधित हो तो उसमें हमारी जिज्ञासा भी शांत हो जाती है। फोटो के नीचे लिखा कैप्शन समाचार से अधिक प्रभावित डालती है। क्या है 7 देखते हैं। कि राजकुमार कहानी के अंत में ईश्वर के देवदूत नगर से कौन सी 2 मूल्यवान वस्तुएं ले गए? उत्तर है देवदूत नगर से राजकुमार का दस्ते का दिल और गोरैया की लाश ले गया। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जब मैं जीवित था, मूर्ति ने उत्तर दिया। तो इस तरीके से एक आपका पैसेज आएगा। देखिए पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को आप 2 या 3 बार पढ़ें और उसको ध्यान से पढ़ के उसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चनों को इसमें से आप आंसर देना है। चलिए देखते हैं। जब मैं जीवित था, मूर्ति ने उत्तर दिया और मेरे पक्ष में मनुष्य का हृदय धड़कता था। तब मेरा आंसुओं से परिचय नहीं हुआ था। मैं अनन्य महल में रहता था जहां दुख को प्रवेश करने की इजाजत नहीं। इनमें मैं अपने उद्यानों में विलास करता था और रात को नृत्य में लगा रहता था। मेरे उद्यान के चारों ओर एक प्राचीर थी, किंतु मेरे चारों ओर इतना सुंदर था कि मैंने कभी बाहर देखने का प्रयत्न नहीं। मैं जीता रहा और मर गया। आज जब मैं मर गया हूं तो उन्होंने मुझे इतने ऊंचे पर स्थापित कर दिया है कि मैं संसार की सारी टूटताओं और दुख दर्द देख सकता हूं। मेरे ही नगर में इतना दुख है कि यद्यपि मेरा हृदय दस्ते का है, पर फिर भी पटा जा रहा है। इस तरीके से एक पैसेज आएगा, एक काव्यांश आएगा, सॉरी गद्यांश आएगा। इसको ध्यान से पढ़ें 2 या 3 बार और समझें। इसी को ध्यान से पढ़कर इससे कुछ क्वेश्चन पुट अप किए गए हैं, इसी से रिलेटेड उन क्वेश्चन के आंसर आपको इस काव्यांश या गद्यांश के आधार पर देने हैं। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से है, इसके लेखक का नाम बताइए। यह गद्यांश सुखी राजकुमार से लिया गया है। इसके कवि का नाम ऑस्कर वाइल्ड है। क्वेश्चन देखते हैं। मूर्ति ने कहा कि मैं अभी बाहर देखने का प्रयत्न नहीं किया है। अर्थ स्पष्ट करते हुए बताइए कि मूर्ति ने ऐसा क्यों कहा। उत्तर राजकुमार ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह एक बड़े से महल में रहता था और उसके चारों ओर बहुत सुंदरता थी। वह अपनी विलासितापूर्ण जिंदगी में इतना मगन था कि उसने कभी आम लोगों के दुख दर्द को समझना नहीं चाहा। इसी का क्वेश्चन देखते हैं। मूर्ति ने क्यों कहा कि
मेरा हृदय फटा जा रहा है। राजकुमार की मूर्ति इतनी ऊंचाई पर बनाई गई कि उसे अपने राज्य की सारी क्रूरता और दुख दर्द आसानी से दिखाई देते हैं। उन्हें देख देख कर उसका हृदय फटा जा रहा है, इसलिए ऐसा उसने कहा। और ये सभी क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं और मैं अपने सभी स्टूडेंट से कहना चाहूंगा कि आप इन सभी को अच्छे से रिवाइज कर लें, तैयारी करें और अपनी कॉपी रजिस्टर में जरूर लिख लें, कि आप टाइम रहते हैं इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और भी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो डालने वाला हूं हिंदी से रिलेटेड और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप उन सभी वीडियो को देखें। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, इससे कि और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का जो वीडियो में डालने वाला उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड क्लिक ऑन बेल आइकन्स। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।